Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 12, frictions. What is friction? Friction क्या होता है? जो हम चल पाते हैं तो और ग्राउंड और हमारे बीच जो भी फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं. हम जो लिख पाते हैं और कहीं पे भी हमने कुछ पकड़ा हुआ होता है तो वो गिर नहीं जाता, वो भी वन टाइप ऑफ एक फोर्स होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम आज डिस्कस करेंगे. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 146, चैप्टर 12, फ्रिक्शंस. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever through why a vehicle slow down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of other objects slow down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Why do we sleep when we step on a banana peels? Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? क्या होता है कि हम इजीली चल नहीं पाते हैं स्मूथ एंड वेट फ्लोर पे, और क्या होता है बनाना पिल पे जैसे ही हमारा पैर पड़ता है तो हम स्लिप हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम से जो मूविंग बॉल होता है वो भी धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर स्टॉप हो जाता है. तो ये सारे कि ऐसा क्या है कि जिससे ये सारी एक्टिविटीज होती रहती है. तो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाया है कि जैसे हमारा बनाना पिल पे पैर आता है तो हम स्लिप हो जाता है. we find the answer to these questions in these chapters. So first, force of frictions. जो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक जनरली पुश अ बुक, आपको बुक लेनी है और थोड़ा सा उसे मूव कराना है, यानी कि मूव कराओगे तो धीरे धीरे उसकी ऑपोजिट साइड धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. तो क्या होता है कि जो हम जैसे ही बुक को मूव कराते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड पे थोड़ा बहुत कुछ भी उसके मोशन की ऑपोजिट साइड में फोर्स लगता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जो उसकी ऑपोजिट साइड में लगता है, मूविंग जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी ऑपोजिट साइड में लगता है, तो उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहता है. देन यू सो दैट if you apply the force along the left, friction will act along the right. जैसे ही आप अगर लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई करते हो तो जो फ्रिक्शन होता है वो राइट साइड में अप्लाई होता है, और इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. और अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव कराते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो लेफ्ट साइड में लगता है. जो भी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसकी ऑपोजिट साइड में जो भी फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शन कहता है. इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. और फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज हमेशा ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में अप्लाइड होता है. इन द अबोव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल. यानी कि जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी देखी वो बुक एंड सरफेस के ऊपर टेबल में बीच सरफेस में जो फोर्स लगता है. इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surface? क्या सारे सरफेस में सेम फ्रिक्शन लगता है? क्या सारे सरफेस स्मूथनेस सरफेस में और रफ सरफेस में सेम सरफेस फ्रिक्शन होता है? तो हम उसे फाइंड करेंगे. फ्रिक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को? यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 12.2, जिसमें आपको स्प्रिंग बैलेंस लेना है, ब्रिक लेनी है और आपको सरफेस से उसे खींचना है. तो जैसे ही आपको ब्रिक को पुल अप करोगे तो ब्रिक एंड फ्लोर के सरफेस में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा जो जिस साइड आप पुल अप कर रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ये आपको याद रखना है. तो ब्रिक होगी वो बहुत उसे खींचना बहुत ही
डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो सरफेस एंड ब्रिक के बीच एक फोर्स लग रहा है। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन, और अगर आप पॉलीथीन से रैप कर दोगे ब्रिक को और फिर बाद में आप उसे खींचोगे तो क्या होगा, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपको रीड कर लेनी है। ओके, देन एक्टिविटी 12.3 एक्टिविटी में क्या है, इस नेक्स्ट एक्टिविटी में कि आपको एक हाइक यानी कि ऐसे आपको बुक को रखना है और उसमें से आपको पेन को मूव कराना है। तो यहाँ पे जैसे ही पेन होगी तो जल्दी से मूव हो जाएगी, और ये जैसे ही सरफेस अप एंड डाउन वाला सरफेस होगा तो जल्दी मूव होगी, बट जैसे ही सरफेस एकदम सीधा होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे जो आपकी पेन होगी वो मूव होगी, और मूव होने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी से इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड और द मैक्सिमम, कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जो आगे वाली जो हम यहाँ से ऊपर से उसे मूव कराते हैं उसमें, जो या तो यहाँ से सिर्फ नीचे से ही मूव कराते हैं, यानी यहाँ पे रफ सरफेस था उसमें, या यहाँ स्मूथनेस सरफेस था उसमें। तो why is the distance covered by the pencil cells different every time? Try reason why. Discuss the result. Friction is caused by the irregularities on two surface in contact. फ्रिक्शन कैसे कोज्ड होता है, दो इनरेगुलर सरफेस होते हैं उसके बीच। इवन दो सरफेस विच appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. और जैसे ही स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें लार्ज मिनट में लगेगी इनरेगुलरिटीज पाने के लिए। तो इनरेगुलरिटीज ऑन द two surfaces lock into the one another. When we attempt to move any surface, we have to apply force to overcome interlocking. On rough surface, there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. अगर सरफेस होगा, जैसे ही स्मूथ सरफेस होगा तो उस पे लगा हुआ जो फ्रिक्शन होगा उससे ज्यादा रफ सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें इनरेगुलरिटीज कम हो जाती है, और इनरेगुलरिटीज में ओवरकम करना यानी कि इंटरलॉक करना दूसरे ऑब्जेक्ट को कम हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। इसलिए रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज्यादा इजीली हो जाता है, इनरेगुलरिटीज ज्यादा मिल जाती है, इसलिए रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। और यहाँ पे अभी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन लगेगा। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it the dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. आप अगर फ्रिक्शन दो जैसे पुश करते हो दो ऑब्जेक्ट को, आपने ऑब्जर्व किया होगा दो ऑब्जेक्ट को आप जैसे पुश करते हो तो उसमें ज्यादा लग जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ही जो आप मेट होगी आप उसे ड्रैग आउट करोगे तो इजीली हो जाएगा, बट अगर उसके ऊपर कोई भी बैठा होगा उसके बाद आपको उसे ड्रैग करना होगा तो वो हार्ड पड़ेगा। इसलिए जैसे उसके ऊपर पुशिंग होता है तो फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा लगता है। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easier to move the box from rest? The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static frictions. यानी कि अगर आप जो फोर्स आपको रिक्वायर्ड होता है कोई भी ऐसे रेस्ट ऑब्जेक्ट वहां पे पड़ा हो और उसे मूविंग पोजीशन में लाने के लिए आपको जो भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उस टाइम पे जो फोर्स फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट को
मूव कराने के लिए उसकी जो स्पीड मेजर करते हो उसे क्या कहते हैं? द force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest as a measure of static friction's speed. When the box started sliding, the contact point on its surface, यानी कि हम बॉक्स को स्लाइडिंग कराते हैं उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट से सरफेस पे, तो डू नॉट गेट इनफ टाइम टू ब्लॉक इनटू द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर, और उसे टाइम नहीं लगता है लॉक करने में, यानी कि जो सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम, उसे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉक को लॉक करने के लिए. सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. इसलिए जो स्ट्रेटिंग फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है थोड़ा सा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इतना टाइम नहीं मिलता है सरफेस को लॉक करने, ऑब्जेक्ट को लॉक करने का, इसलिए कम होता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम लगता है स्ट्रेटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में. एंड यू फाइंड इट समवेट easy to move the box already is motion than to get it started. Then next is friction unnecessary evils. फ्रिक्शन किसके लिए नेसेसरी होता है? एविल के लिए. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हार यानी अर्थन पोट और अ ग्लास टम्बलर. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और हैज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. वुड इट बिकम इजियर और more difficult to hold it? Just think, would it be impossible to hold the glass at all if there is no friction? अगर ऑयल वाला ग्रीसी ग्लास होगा आपके हाथ में और कुकिंग ऑयल वाला, तो आपको उसे होल्ड करना इजी होगा? नहीं होगा. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो आपसे पॉसिबल होगा उसे होल्ड करना ग्लास? नहीं होगा. रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक्स और वेट मार्बल्स फ्लोर. और ऐसे ही आप याद करोगे तो जो मडी ट्रैक्स होता है वहां पे चलना भी, वेट मडी ट्रैक्स होते हैं वहां पे चलना भी कितना डिफिकल्ट होता है. ऐसे ही मार्बल फ्लोर में चलना भी. कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप इमेज कर पाते हो कि आप वहां पे चल सकते हो? You could not write with pen or pencil if there were no friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं पाते. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, अगर हमें चौक ब्लैक बोर्ड में हम लिखते हैं जो चौक से, तो वो भी लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते अगर उससे फ्रिक्शन नहीं होता तो. इट्स रफ सरफेस रब ऑफ सम चॉक्स पार्टिकल्स विच स्टिक टू ब्लैक बोर्ड, यानी कि उसके जो चौक के सम पार्टिकल्स होते हैं उसे ब्लैक बोर्ड क्या कर लेता है? लॉक कर लेता है. उन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगता है, उस वजह से ही बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देता है. और ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन. और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग होने के बाद स्टॉप ही नहीं होगा. हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑटोमोबाइल यानी कोई भी व्हीकल्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी व्हीकल स्टार्ट भी नहीं हो पाता. अगर स्टार्ट हो जाता तो स्टॉप नहीं हो पाता, टर्न नहीं हो पाता और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो पाती. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, और आप नेल फिक्स करते हो वॉल में, वो भी उसके लिए टाइप भी नॉट भी नहीं होती. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. और हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, न्यू हाउसेस बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल. और दूसरी बात ये है कि ये हमने तो इसका जो अच्छा पार्ट था फ्रिक्शन का वो पढ़ा, बट दूसरी साइड पे वो हमारे लिए हानिकारक भी, हार्मफुल भी है, क्योंकि इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज. और हमारे जो यू मस्ट हैव सीन रॉन्ग आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. और ऐसे ही आपने देखा होगा तो आपके जो फुटवेयर्स होते हैं उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो घिस जाते हैं क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से. ऐसे ही फ्रिक्शंस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट वैगरसली. रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स. अगर आप आपके दो हाथ रब करोगे तो उसके बीच हीट प्रोड्यूस होती है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन.
ऐसे ही आपने देखा होगा। तो जो मैस्टिक्स होती है वो यू कैन साइट the various other example in which frictions produce heat। और जैसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैस्टिक जो हीट प्रोड्यूस करता है। इन फैक्ट when a machine is operated heat generated cause much wastage of energy। और ऐसे ही मशीन अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से कितनी सारी एनर्जी वेस्ट होती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शंस इन द फॉलोइंग सेक्शन। इसलिए हम आज नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडेज हियर अवर आज का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। वो राइट साइड में अप्लाई होता है। और इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। और अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव कराते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो लेफ्ट साइड में लगता है। जो भी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसकी ऑपोजिट साइड में जो भी फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शन कहता है। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। और फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज हमेशा ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में अप्लाइड होता है। इन द अबोव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। यानी कि जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी देखी वो बुक एंड सरफेस के ऊपर टेबल में के बीच सरफेस में जो फोर्स लगता है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surface? क्या सारे सरफेस में सेम फ्रिक्शन लगता है? क्या सारे सरफेस स्मूथनेस सरफेस में और रफ सरफेस में सेम सरफेस फ्रिक्शन होता है? तो हम उसे फाइंड करेंगे। फ्रिक्शन अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को? यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 12.2 जिसमें आपको स्प्रिंग बैलेंस लेना है, ब्रिक लेनी है और आपको सरफेस से उसे खींचना है। तो जैसे ही आपको ब्रिक को पुल अप करोगे तो ब्रिक एंड फ्लोर के सरफेस में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा जो जिस साइड आप पुल अप कर रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये आपको याद रखना है। तो ब्रिक होगी वो बहुत उसे खींचना बहुत ही क्या डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो फोर्स एंड सरफेस एंड ब्रिक के बीच एक फोर्स लग रहा है। नाउ रेप अ पीस ऑफ पॉलीथीन। और अगर आप पॉलीथीन से रेप कर दोगे ब्रिक को और फिर बाद में आप उसे खींचोगे तो क्या होगा? तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपको रीड कर लेनी है। ओके, देन एक्टिविटी 12.3 एक्टिविटी में क्या है? इस नेक्स्ट एक्टिविटी में कि आपको एक हाइक यानी कि ऐसे आपको बुक को रखना है और उसमें से आपको पेन को मूव कराना है। तो यहाँ पे जैसे ही पेन होगी तो जल्दी से मूव हो जाएगी और ये जैसे ही सरफेस अप एंड डाउन वाला सरफेस होगा तो जल्दी मूव होगी, बट जैसे ही सरफेस एकदम सीधा होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे जो आपकी पेन होगी वो मूव होगी और मूव होने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी से इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड और द मैक्सिमम? कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया? जो आगे वाली जो हम यहाँ से ऊपर से उसे मूव कराते हैं उसमें जो या तो यहाँ से सिर्फ नीचे से ही मूव कराते हैं, यानी यहाँ पे रफ सरफेस था उसमें या यहाँ स्मूथनेस सरफेस था उसमें। तो व्हाई इज द डिस्टेंस covered by the pencil cells different every time? Try reason why. Discuss the result. Friction is caused by the
इनरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन कैसे कोज्ड होता है? दो इनरेगुलर सरफेस होते हैं उसके बीच। इवन दो सरफेस विच appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। और जैसे ही स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें इन लार्ज नंबर में लार्ज मिनट में लगेगी इनरेगुलरिटीज पाने के लिए। तो इनरेगुलरिटीज ऑन द two surfaces lock into the one another. When we attempt to move any surface, we have to apply force to overcome interlocking. On rough surface, there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. अगर surface होगा, जैसे ही स्मूथ सरफेस होगा तो उस पे लगा हुआ जो फ्रिक्शन होगा उससे ज़्यादा रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें इनरेगुलरिटीज कम हो जाती है और इनरेगुलरिटीज में ओवरकम कर यानी कि इंटरलॉक करना दूसरे ऑब्जेक्ट को कम हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। इसलिए रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज़्यादा इजीली हो जाता है, इनरेगुलरिटीज ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे अभी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन लगेगा। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it the dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. आप अगर फ्रिक्शन दो जैसे पुश करते हो दो ऑब्जेक्ट को, आपने ऑब्जर्व किया होगा दो ऑब्जेक्ट को आप जैसे पुश करते हो तो उसमें ज़्यादा लग जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ही जो आप मेट होगी आप उसे ड्रैग आउट करोगे तो इजीली हो जाएगा, बट अगर उसके ऊपर कोई भी बैठा होगा उसके बाद आपको उसे ड्रैग करना होगा तो वो हार्ड पड़ेगा। इसलिए जैसे उसके ऊपर पुशिंग होता है तो फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा लगता है। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easier to move the box from rest? The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static frictions. यानी कि अगर आप जो फोर्स आपको रिक्वायर्ड होता है कोई भी ऐसे रेस्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पे पड़ा हो और उसे मूविंग पोजीशन में लाने के लिए आपको जो भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उस टाइम पे जो फोर्स फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उसकी जो स्पीड मेजर करते हो उसे क्या कहते हैं? द force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest as a measure of static frictions. Speed. When the box started sliding, the contact point on its surface, यानी कि हम बॉक्स को स्लाइडिंग कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट से सरफेस पे, तो डू नॉट गेट इनफ टाइम टू ब्लॉक इनटू द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। और उसे टाइम नहीं लगता है लॉक करने में, यानी कि जो सरफेस टू नॉट गेट इनफ टाइम उसे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉक को लॉक करने के लिए। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए जो स्ट्रेटिंग फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है थोड़ा सा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इतना टाइम नहीं मिलता है सरफेस को लॉक करने ऑब्जेक्ट को लॉक करने का, इसलिए कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम लगता है स्ट्रेटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में। एंड यू फाइंड इट समवेयर easy to move the box already is motion than to get it started. Then next is friction unnecessary evils. फ्रिक्शन किसके लिए नेसेसरी होता है? एविल के लिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हार यानी अर्थन पोट और अ ग्लास टम्बलर। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और हैज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। वुड इट बिकम इजियर और more difficult to hold it?
just think, would it be impossible to hold the glass at all if there is no friction? अगर ऑयल वाला ग्रीसी ग्लास होगा आपके हाथ में और कुकिंग ऑयल वाला, तो आपको उसे होल्ड करना इजी होगा? नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो आपसे पॉसिबल होगा उसे होल्ड करना ग्लास? नहीं होगा। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक्स और वेट मार्बल्स फ्लोर। और ऐसे ही आप याद करोगे तो जो मडी ट्रैक्स होता है वहां पे चलना भी, वेट मडी ट्रैक्स होते हैं वहां पे चलना भी कितना डिफिकल्ट होता है, ऐसे ही मार्बल फ्लोर में चलना भी। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप इमेज कर पाते हो कि आप वहां पे चल सकते हो? You could not write with pen or pencil if there were no friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं पाते। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, अगर हमें चौक ब्लैक बोर्ड में हम लिखते हैं जो चौक से, तो वो भी लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते अगर उससे फ्रिक्शन नहीं होता तो। इट्स रफ सरफेस रब ऑफ सम चॉक्स पार्टिकल्स विच स्टिक टू ब्लैक बोर्ड, यानी कि उसके जो चौक के सम पार्टिकल्स होते हैं उसे ब्लैक बोर्ड क्या कर लेता है? लॉक कर लेता है। उन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगता है, उस वजह से ही बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देता है। और ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग होने के बाद स्टॉप ही नहीं होगा। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑटोमोबाइल यानी कोई भी व्हीकल्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी व्हीकल स्टार्ट भी नहीं हो पाता। अगर स्टार्ट हो जाता तो स्टॉप नहीं हो पाता, टर्न नहीं हो पाता और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो पाती। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, और आप नेल फिक्स करते हो वॉल में, वो भी उसके लिए टाइप भी नॉट भी नहीं होती। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, और हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, न्यू हाउसेस बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल, और दूसरी बात ये है कि ये हमने तो इसका जो अच्छा पार्ट था फ्रिक्शन का वो पढ़ा, बट दूसरी साइड पे वो हमारे लिए हानिकारक भी, हार्मफुल भी है, क्योंकि इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज। और हमारे जो यू मस्ट हैव सीन रॉन्ग आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, और ऐसे ही आपने देखा होगा तो आपके जो फुटवेयर्स होते हैं उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो घिस जाते हैं क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से। ऐसे ही फ्रिक्शंस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट वैगरसली, रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर आप आपके दो हाथ रब करोगे तो उसके बीच हीट प्रोड्यूस होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन। ऐसे ही आपने देखा होगा तो जो मैस्टिक्स होती है वो, यू कैन साइट the various other example in which frictions produce heat, और जैसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैस्टिक जो हीट प्रोड्यूस करता है। इन फैक्ट when a machine is operated, heat generated cause much wastage of energy, और ऐसे ही मशीन अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से कितनी सारी एनर्जी वेस्ट होती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शंस इन द फॉलोइंग सेक्शन। इसलिए हम आज नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडेज हियर अवर आज का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।